सभी को नमस्कार। आज की +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन 5 जिसका नाम है अधिकार वो शुरू करेंगे। अधिकार देखिए कोई नया टॉपिक नहीं है। जब बच्चा छठी क्लास में आता है उसे सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में लगता है, तो तभी से छठी, 7वीं, 8वीं किसी ना किसी रूप में वो अधिकारों के बारे में जानता है। तो +1 तब वहाँ छोटे छोटे उसके ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता अधिकार, लेकिन +1 क्लास में अधिकार पूरा एक लेसन के रूप में दिया हुआ है, जिसमें अधिकार और कर्तव्यों की विस्तार से चर्चा की गई है। इनका एक दूसरे से क्या संबंध है, अधिकार और कर्तव्यों का, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, लेसन 5 अधिकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, अधिकार। देखिए, इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ, फिर हम लेसन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले कुछ तस्वीरें। क्या आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन से हैं? देखिए, इसमें आपको मौलिक अधिकारों का एक डायग्राम बना के बताया गया है कि हमारे भारतीय संविधान ने हमें 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसको कि हम इस लेसन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार, जो कि हमें दिया अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमें दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमें दिया गया अनुच्छेद 23 और 24 में। जो हमारा चौथा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें दिया गया 25 से 28 में। पाँचवा हमें दिया गया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में। और जो छठा हमारा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमें दिया गया अनुच्छेद 32 में। तो आइए इन्हीं अधिकारों को हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेसन हमारे सिलेबस में डाला गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य सबसे पहला है कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं, हमारा आशय क्या है, अधिकार कौन से अधिकार। दूसरा, अधिकारों के हमारे दावों की बुनियाद क्या है। तीसरा, अधिकारों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये आपको बताना इस पाठ का उद्देश्य है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अधिकारों का क्या अर्थ है। देखिए, अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा क्या है, हमारे दावे हैं जिनका औचित्य सिद्ध हो, मतलब जिनका कोई अर्थ हो, और ये हमें बताता है कि नागरिक, व्यक्ति या मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, और ऐसी चीज़ जिसे शेष समाज वैध दावे के रूप में स्वीकार करता है। मतलब अधिकार, जैसे मैं सबसे पहला कहता हूँ समानता का अधिकार। मुझे किसी भी तरह के स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपनी धर्म, जाति बताने की ज़रूरत ना हो, उसके बिना ही मुझे एडमिशन मिले, ये मैं एक हक सोचती हूँ अपना। तो ये एक ऐसा दावा है जिसे समाज अनुमति दे। अगर समाज इसे अनुमति ना दे तो ये अधिकार नहीं बन सकता। वही चीज़ अधिकार बन सकती है जिसे हमारा समाज मान्यता देता है। देखिए, मैं स्कूल में आगे आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बताया गया है कि मैं स्कूल में अपनी मनपसंद कपड़े पहन के जाऊं, मैं देर रात तक बाहर रहना चाहूं तो रह सकूं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे मर्जी कपड़े स्कूल में पहन के जाएं, क्योंकि स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां अमीर गरीब का भेदभाव मिटाने के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म सभी के लिए निर्धारित की गई है।
तो हमें उस नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अधिकार हैं। देखिए, मेन रूप से अगर हम कहना चाहें, अगर मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक हैं और समाज इन्हें मान्यता देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो क्रियाकलाप हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है उन्हें अधिकार नहीं कह सकते, जैसे कि नशा करना। आप सिगरेट पिएं या कुछ और गलत नशे करें तो वो आपका अधिकार नहीं है। अब हम देख लेते हैं हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है ना जी, अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहला, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए। देखिए, अधिकार है तभी व्यक्ति की गरिमा है। मान लीजिए मेरा अधिकार है कि मैं सम्मान के साथ रह सकूं, कोई उसमें दखल देता है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हूँ। तो अधिकार क्यों आवश्यक है। सबसे पहला कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। देखिए, कोई भी सरकार हो वो तभी चल सकती है ना जब आपके पास राजनीतिक अधिकार है। मैं किसी को भी वोट दूं, किसी भी पार्टी का समर्थन करूं, या मैं खुद इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, तो जब आपके पास ये सारे अधिकार होंगे तभी तो लोकतांत्रिक सरकार चलेगी भैया। तीसरा, देखिए, व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता को विकसित करने के लिए। अब स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है। देखिए, आप जो मर्जी गतिविधि करें, डांस सीखें, पेंटिंग सीखें, आपकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो ये जो स्वतंत्रता है मुझे अपनी प्रतिभा का विकास करने का मौका देती। मान लीजिए मेरी रुचि म्यूज़िक में, तो मैं अपनी उस रुचि को महत्व दूं तो मैं अपना नाम उसमें विख्यात कर सकती हूँ। आज आप लता मंगेशकर को देखिए, सचिन तेंदुलकर जी को देखिए, अगर वो अपनी रुचि का विकास ना करते तो आज वो एक लता मंगेशकर जी अच्छी सिंगर ना होती, सचिन तेंदुलकर जी एक अच्छे बैट्समैन ना होते। तो चलिए उससे आगे हम देखते हैं व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए। देखिए, जो अधिकार हैं वो व्यक्ति का पूरा विकास, मतलब हमें इसमें देखिए कितनी तरह के अधिकार हैं। स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, समानता का। तो ये सब चीज़ें हमारे संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजरे के पक्षी के समान है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास अधिकार नहीं होंगे तो आप में और एक बंद पिंजरे में पक्षी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं अधिकारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए, अधिकारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक थे वो मानते थे कि जो अधिकार हैं वो प्राकृतिक हैं, मतलब हमें परमात्मा ने दिए, जैसे कि जीवन जीना, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, ये सब। लेकिन जो आधुनिक विद्वान हैं वो मानते हैं कि जो मानवाधिकार है वो मनुष्य के कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए, जैसा कि अब हमने देखा कि अधिकारों के दो सिद्धांत हैं, प्राकृतिक और एक आधुनिक। जो प्राकृतिक है वो इसे 17वीं और 18वीं शताब्दी के विद्वान थे, इसे मानते थे। जो आधुनिक हैं वो मानवाधिकारों को समाज कल्याण की दृष्टि से देखते हैं कि इन्हें लागू करने से समाज का कल्याण हो रहा है। अब हम देख लेते हैं मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। जो मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र था 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू किया गया था। तो देखिए, हम मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो चलिए इससे आगे अब हम देख लेते हैं अधिकारों के तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, अधिकार क्या है। व्यक्ति की मांग है,
ये वो वस्तु है जिसके बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। तो अधिकार जो है वो व्यक्ति की मांग है। दूसरा, अधिकार समाज में ही संभव है। अगर आप समाज से बाहर रह रहे हैं वहाँ तो कोई अधिकार मायने रखता ही नहीं। आप जंगल में रह रहे हैं, किसी पहाड़ों पे रह रहे हैं, वहाँ तो मौलिक अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं है। तीसरा, समाज की देन है। ये जो अधिकार हैं वो समाज ही आपको दे रहा है और समाज में ही ये मान्य है। तर्कसंगत एवं न्यायोचित, जो समाज है उसी व्यक्ति की मांग को स्वीकार करता है जो कि उचित और नैतिक हो। अगर आप किसी अनैतिक वस्तु की मांग करें तो उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। अगला है लोकहित। जो अधिकार दिए गए हैं इनका उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करें। अगला तत्व हम देख लेते हैं सीमित। जो अधिकार हैं वो सीमित है, ये नहीं है असीमित शक्ति आपको दे दी गई है। एक सीमित मात्रा में आपको शक्तियाँ दी गई हैं। सातवां, सबको समान रूप से प्राप्त। जो अधिकार हैं वो बिना किसी भेदभाव के सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं और सभी को ये प्राप्त हैं। आठवां, अधिकार के साथ कर्तव्य भी। ये नहीं है कि खाली आपको अधिकार दे दिए गए, अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जिसका कि आपको पालन करना होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि जब तक आपके पास कोई दायित्व नहीं होगा तब तक आप किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको साथ में कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। अगला है, देखिए इसका पॉइंट, परिवर्तनशील। जब भी सरकार को ये लगेगा कि अब इस अधिकार में कुछ परिवर्तन करना है तो संसद उसमें परिवर्तन कर सकती है। अगला है, राज्य द्वारा संरक्षित। ये जो अधिकार हैं इसे राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मान लीजिए कोई आपके अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अपने अधिकारों का संरक्षण करवा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल दूसरे भाग में इसके हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।